Hello friends, welcome to the Try for Tyros. This is गौरव पांडे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह पांचवा वीडियो है जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन को ऐड किए हैं और ये सभी प्रश्न हाल ही में हुए केवीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम को भी सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है और सीटेट के एग्ज़ाम को भी सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है। इसलिए यह प्रश्न आने वाले सीटेट एग्जामिनेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो चार तरफ से जल से घिरा होता है। दूसरा ऑप्शन है, पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और चौथा ऑप्शन है, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो चार तरफ से जल से घिरा होता है, यह गलत है। जबकि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। दूसरे ऑप्शन में पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और तीसरे ऑप्शन में प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यह बिल्कुल सही है। और चौथे ऑप्शन में बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, यह भी सही है। क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है वहाँ पर सिर्फ एक ही मानक समय नहीं बल्कि एक से अधिक मानक समय रेखा होती है। जैसे रूस में एक से अधिक मानक समय रेखा, शायद वहाँ पर 11 मानक समय रेखाएं हैं। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चौथा है, जिसमें सी और डी ऑप्शन को लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक 1 डिग्री से देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है और बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। और तीसरा ऑप्शन है, तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। और चौथा ऑप्शन है, आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। सारे महासागर कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा ऑप्शन, महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही महासागरीय जल गतिशील होते हैं। तीसरे ऑप्शन में तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, बिल्कुल सही है। तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागर की 3 मुख्य गतियां हैं। ज्वार भाटा यह चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सागरीय जल के ऊपर उठने और आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे लौटने की क्रिया को भाटा कहते हैं। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो ज्वार उच्च होते हैं। जबकि दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं। तो इस स्थिति में सूर्य व चंद्रमा एक दूसरे के आकर्षण बल को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन कर देते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाला ज्वर अत्यंत निम्न होता है। और आकार में सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर नहीं प्रशांत महासागर है। तो इस प्रश्न में हमारा पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 जिसमें ए और सी को सम्मिलित किया गया है, यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरे ऑप्शन में, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज है। तीसरा ऑप्शन, हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं। और चौथा ऑप्शन, कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बच्चे की पहली पाठशाला को परिवार को नहीं कहा गया है। हर बच्चा या हर व्यक्ति अपने
परिवार से बहुत कुछ सीखता है। जैसे वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा जो काम किए जाते हैं या एक-दूसरे के साथ जो बर्ताव होता है, छोटे का बड़े के प्रति कैसा बर्ताव होगा, यह सब और तरह-तरह की चीज़ों को हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। जबकि दूसरे ऑप्शन में जूता बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज नहीं होता, बल्कि यह कहीं-कहीं किसी घर में नियम बना दिया जाता है कि नहीं, जूता बाहर उतार कर ही घर में आना है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तीसरा ऑप्शन हमारे साथ-साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। हमारे घर में हमारे साथ-साथ बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये तो हम पालते ही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पक्षी हमारे घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं। चूहा आदि हमारे घर में ये सभी जानवर रहते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। जैसे चूहा को ही ले लीजिए, चूहा हमारे घर में हमारी इजाज़त के बगैर रहता है। हम नहीं चाहते कि चूहा हमारे घर में रहे, क्योंकि इससे बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी चूहा हमारे घर में रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो कि चौथे ऑप्शन में इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन, जिसमें ए और सी और डी हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक तरल पदार्थ को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाना है। यदि 180 सी बराबर 100 F माइनस 32 है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में परिसर है। यहाँ पर एक तरल पदार्थ को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा गया है और एक इक्वेशन दिया गया है। हमें बताना है कि यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में इस पदार्थ की वैल्यू, उसका उसके उसका टेम्परेचर, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसे हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फ़ारेनहाइट में वैल्यू 104 डिग्री आएगी, जबकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फ़ारेनहाइट में वैल्यू 113 डिग्री आएगी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 4 है, जिसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 113 डिग्री फ़ारेनहाइट सम्मिलित है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तरल पदार्थ रखा गया है, अगर उसे हम फ़ारेनहाइट में रखें, तो इसी पदार्थ को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक हैं? ऑप्शन हैं दूरी, दिशा, त्वरण और प्रतीक। मानचित्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन सी में त्वरण है। त्वरण यह मानचित्र का घटक नहीं, बल्कि यह एक भौतिक इकाई है, जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है, वह चौथा ऑप्शन है, जिसमें ए, बी और डी को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, होशियार, मैं सुल्तान डैश 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 हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर एक सुल्तान है जिन्हें गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बताना है कि इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने में बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय एक ऐसे शासक थे, ऐसा सुल्तान था, जिसे गाना बजाना बिल्कुल बहुत पसंद था और उसे कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, यह अत्यंत पसंद था। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दूसरा कथन है, जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं, वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। तो इस प्रश्न में जो कथन दिए हुए हैं, उनमें पहला कथन है, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जबकि केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। केरल के लोगों का मुख्य भोजन टैपियोका और नारियल है, इसलिए कथन 1 बिल्कुल गलत है। और कथन 2, जिसमें लिखा है जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं, वहाँ पर वही ज़्यादा खाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर जो चीज़ें आसानी से मिलेंगी, वहाँ पर ज़्यादा वही चीज़ें खाई जाएँगी। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना होगा? ऑप्शंस हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी और रानीखेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तरकाशी है, जो कि उत्तराखंड का एक ज़िला है।
राकेश को हिमालय पर चढ़ना है और उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लेना है, तो उसके लिए उसे उत्तराखंड के ज़िले उत्तरकाशी में जाना होगा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यह संस्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपशिष्ट पदार्थों के कारण, तीसरा ऑप्शन है नमी के कारण और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण। जैसा आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार जब चूने के पानी में, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जब हम चूने के पानी में फूंक मारते हैं तो हमारे सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवेश करती है, जिसके कारण चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका रंग दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, दूसरा प्रश्न है ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, तीसरा ऑप्शन है ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और चौथा ऑप्शन है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, बिल्कुल सही बात है। एक राज्य के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पढ़ने की अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए राज्य स्कूलों का संचालन करता है। दूसरा ऑप्शन, जिसमें सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, यह गलत है, क्योंकि राज्य जिन स्कूलों का संचालन करता है उसमें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ कुछ ही समुदाय के बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, बल्कि वह अपने राज्य में स्थित सभी समुदाय के बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने की अनुमति देता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह भी गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य द्वारा संचालित स्कूल में ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों को ही पढ़ने का मौका मिलेगा। वहाँ पे उस राज्य के हर समुदाय के हर स्थिति के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा प्रवेश करता है तो वह वहाँ के वातावरण में और वहाँ आने वाले सभी बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हर बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, और सभी बच्चों की अपनी कुछ ना कुछ उनके रीति रिवाज होते हैं और अपने परिवार की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जिनको बच्चे आपस में रहकर उनसे बातचीत करके सीखते रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जिसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें ए और डी को सम्मिलित किया गया है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौसम में सभी परिवर्तन डैश 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 के कारण होते हैं। ऑप्शन हैं हवा, वायु, दूसरा ऑप्शन है दबाव, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता और चौथा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। हमारे पृथ्वी पर होने वाले सभी मौसम में सभी जो परिवर्तन होते हैं वह पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण होते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसके कारण पृथ्वी पर सभी प्रकार के मौसमों में परिवर्तन होता है, और दूसरा कारण सूर्य का प्रकाश है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में सूर्य का प्रकाश है, जिसे हम कह सकते हैं कि मौसम में जो परिवर्तन होता है वह सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, जबकि बाकी तीन ऑप्शन मौसम के परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसके खेत में खरपतवार उगें। दूसरा ऑप्शन है खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है, सही बात है। अगर हम खेत से खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो हमारी फसल की जो पैदावार है उसमें कहीं न कहीं कमी होगी। तीसरा ऑप्शन है खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देती हैं, सही बात है। किसान जब खेतों में जो खाद पानी और उर्वरक देते हैं, अगर खेत में खरपतवार है तो वो पूरी तरह से खरपतवार के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है, और जो फसल है उसे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए खेत से खरपतवार को निकालना अत्यंत आवश्यक है। चौथे ऑप्शन में खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, यह गलत है। खरपतवार फसल की उपज को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि जितने भी खाद
उर्वरक और पानी सब दिया जाता है वह फसलों को ना मिलकर खरपतवार उसका यूज़ करते हैं, इसलिए यह फसल की उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अ, तीसरा जिसमें ए, बी और सी को सम्मिलित किया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा ऑप्शन है कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन, तीसरा ऑप्शन है वीवर या दर्जन चिड़िया और चौथा ऑप्शन है बुलबुल। इन सभी ऑप्शनों में तीसरा ऑप्शन वीवर या दर्जन चिड़िया, इनमें नर पक्षी जो होता है वह घोंसले का निर्माण करता है तथा मादा पक्षी इसमें अपने अंडे को देती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है वीबर या दर्जन चिड़िया। जबकि कौवा जहाँ पर रहता है वह उस क्षेत्र के सबसे ऊंची डाली पर, ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। और आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।